अगली हेडिंग पे आते हैं। चार चीजें आपकी ट्रांजैक्शन प्राइस की नेचर, टाइमिंग और अमाउंट को अफेक्ट करेगी। वन इज कंसिडरेशन पेबल, वन इज नॉन कैश कंसिडरेशन, सेकंड वन इज कंसिडरेशन पेबल टू द कस्टमर, थर्ड वन इज सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट एंड फोर्थ वन इज वेरिएबल कंसिडरेशन। नॉन कैश कंसिडरेशन के बाद अगला कॉन्सेप्ट है हमारे पास कंसिडरेशन पेबल टू द कस्टमर। जरा कंसिडरेशन पेबल टू द कस्टमर की हेडिंग ऑन ओपन करें अपने पास। मुश्किल मुश्किल बातें लिखी है, पहले मैं रीड कर देता हूं, फिर एग्जांपल से समझाऊंगा तो आप समझ जाएंगे। इट इंक्लूड्स कैश पेड स्लैश पेबल टू द कस्टमर as well as credit or other items such as coupon and vouchers. It includes cash paid slash payable to the customer as well as credit or other items such as coupons and vouchers. प्रैक्टिकली बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जिसमें हमें कस्टमर से तो कंसिडरेशन मिल रही होती है, लेकिन कुछ पोर्शन ऑफ द कंसिडरेशन हम उल्टा कस्टमर को पे कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि भाई मेरे पास FAR2 में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आए, इन्होंने मुझे एक सर्टेन डिसाइडेड प्राइस 18,000 रुपए के हिसाब से पे की, जो भी अमाउंट स्टूडेंट से मैं कलेक्ट करूंगा वो मेरा रेवेन्यू बन जाएगा। और मैंने एक क्लास में बात अनाउंस कर दी कि भाई अगर इस क्लास में किसी स्टूडेंट का गोल्ड मेडल आ जाता है, एग्जाम्पल दे रहा हूं सिर्फ, तो उसे IQ वाले 1 लाख रुपए का इनाम दे रहे होंगे। तो अब ये जो 1 लाख रुपए का इनाम जो IQ वाले अपने स्टूडेंट्स को दे रहे होंगे, ये एक तरीके से मेरे लिए कंसिडरेशन पेबल टू द कस्टमर बन जाएगा। तो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट ऐसे प्रैक्टिकली होते हैं जिसमें कस्टमर तो हमें कंसिडरेशन दे ही रहा होता है, लेकिन एज अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन या कस्टमर को घेरने के लिए या कस्टमर की लॉयल्टी हासिल करने के लिए एंटिटी कस्टमर को कुछ ना कुछ रिवॉर्ड्स, कुछ ना कुछ बेनिफिट्स, कुछ ना कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट दे रही होती है। फॉर एग्जांपल एट टाइम्स आप कहीं पे शॉपिंग करने के लिए जाओ तो आपको कुछ कूपन्स और वाउचर्स मिल जाते हैं, किसी होटल या रेस्टोरेंट के डिस्काउंट वाउचर्स मिल जाते हैं। तो वो बेसिकली क्या है, वो आपको एक वैल्यू दे रहे होते हैं कि भाई आप फला होटल में जाके इस कूपन को इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कि आपको रिटर्न में कुछ कंसिडरेशन दे रहे होते हैं। इसी तरीके से मैंने IQ के एग्जांपल ली कि भाई मैं अनाउंस कर दूं कि जिस बच्चे का भी गोल्ड मेडल आया उसको हम 1 लाख रुपए का इनाम दे रहे होंगे, तो ये 1 लाख रुपए जो IQ आप लोगों में से किसी एक को देगा, ये कंसिडरेशन पेबल टू द कस्टमर। या फॉर एग्जांपल हमने डिसाइड किया कि भाई FAR2 का जो कोर्स है ना वो पेपर से 1 महीने पहले कंप्लीट होगा, और अगर पेपर से 1 महीने पहले ये कंप्लीट ना हो सका तो जितने दिन ये कोर्स डिले होगा पर डे के हिसाब से हम आपको 1000 रुपए की पेनल्टी पे कर रहे होंगे। तो ये जो 1000 रुपए की पेनल्टी IQ को पे करनी पड़ रही होगी, ये सिर्फ एग्जांपल्स हैं, वो सारी कंसिडरेशन पेबल टू दी कस्टमर कहलाई जाएगी। डेबिट कार्ड होगा इसमें कि डेबिट कार्ड सर बैंक के डेबिट कार्ड होंगे इसमें, कैसे मतलब कि बैंक का भी जब डेबिट कार्ड अगर मिलते हैं उसमें काफी सारे वो भी होती है बेनिफिट्स होते हैं पॉइंट्स। सर जो डेबिट कार्ड हमें बैंक की तरफ से मिल रहा होता है क्या वो इसमें आएगा? नहीं सर, वो नहीं आएगा इसमें, क्योंकि डेबिट कार्ड तो सिंपली एक प्लेटफॉर्म है कि आप अपनी बैंक की अमाउंट को किस तरीके से खर्च कर सकते हो, किस तरह से विड्रॉ कर सकते हो। हाँ, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की यूटिलाइजेशन पे आपको अगर पॉइंट्स वगैरह मिल रहे होते हैं तो यस, ये बिल्कुल इसी हेडिंग में कवर्ड होगा। बहुत सारे बैंक या तकरीबन सारे बैंक जब क्रेडिट कार्ड इशू कर रहे होते हैं तो जितनी क्रेडिट कार्ड की यूटिलाइजेशन होती है उसकी बेसिस पे कस्टमर को पॉइंट्स मिल रहे होते हैं, और उस पॉइंट से होता क्या है कि अल्टीमेटली फ्यूचर्स परचेजेस के अगेंस्ट आपको डिस्काउंट्स वगैरह मिल जाते हैं। तो ये जो कस्टमर को पॉइंट्स दे रहे हो, पॉइंट्स मींस कस्टमर को तुम एक वैल्यू दे रहे हो, और तो ये कंसिडरेशन पेबल टू द कस्टमर है, वो भी इस हेडिंग में कवर हो रहा होगा। तो इट कैन बी इन एनी फॉर्म, इट कैन बी मॉनेटरी, इट कैन बी नॉन मॉनेटरी। अगर आप कस्टमर को किसी भी वे में वैल्यू रिटर्न कर रहे हो तो ये आपका कंसिडरेशन पेबल टू द कस्टमर कहलाया जाएगा। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रीड करता हूं। It includes cash paid or payable to the customer as well as credits or other items such as coupons and vouchers. It is accounted for as a reduction in transaction price unless payment is in exchange for goods or service received from the customer. However, where consideration paid is more than the fair value of goods and service received from the customer, difference is accounted for as a reduction in transaction price. If fair value of goods and service cannot be reliably determined, full amount is accounted for as a reduction in transaction price. अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में इन्होंने बहुत सारी बातें लिखी हैं और बहुत सारे अलग अलग सिनेरियोस को डिस्कस किया है जो कि पढ़कर तो नहीं समझ आएंगे, लेकिन एग्जांपल से इंशाल्लाह समझ आ जाएंगे। एक एग्जांपल बनाते हैं। फॉर एग्जांपल एक कॉन्ट्रैक्टर है, इसने कॉन्ट्रैक्ट किया पावर सीमेंट
लिमिटेड के साथ। एक कॉन्ट्रैक्टर है, इसका एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ पावर सीमेंट लिमिटेड के साथ, और कॉन्ट्रैक्ट के तहत कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार इस कंपनी को एक फैक्ट्री कंस्ट्रक्ट करके दे रहा होगा, इस कंपनी को एक फैक्ट्री कंस्ट्रक्ट करके दे रहा होगा, और बदले में हमारी प्राइस एग्री हुई है लेट्स से 100 मिलियन। सिंपल सा कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्टर पावर सीमेंट लिमिटेड के लिए एक फैक्ट्री कंस्ट्रक्ट करेगा और 100 मिलियन की प्राइस एग्री हुई है। अब केस 1, एज अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन फॉर सच बिग कॉन्ट्रैक्ट, contractor decides to give bonus of rupees 5 million to PCL Power Cement। सबसे पहले सिंपल सा केस कि चूंकि पावर सीमेंट ने इस कॉन्ट्रैक्टर को इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया, 10 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दिया फैक्ट्री बनाने का, तो एज अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन कस्टमर को एज अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन हमने सोचा कि हम 5 मिलियन का एक गिफ्ट दे रहे होंगे। इस केस में अगर मैं कॉन्ट्रैक्टर के पर्सपेक्टिव से पूछूं कि कॉन्ट्रैक्टर की ट्रांजैक्शन प्राइस क्या होगी, तो वो सिंपली क्या होनी चाहिए, सर 100 रुपए मुझे कस्टमर से मिलेंगे और मुझे 5 रुपए कस्टमर को वापस करने पड़ेंगे, यानी कि इफेक्टिवली मेरे कॉन्ट्रैक्ट की ट्रांजैक्शन प्राइस कितनी है, 95। तो ये सबसे पहला बेसिक सिनेरियो है। अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन में देखें तो इट इज अकाउंटेड फॉर एज अ रिडक्शन इन ट्रांजैक्शन प्राइस। अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में ट्रांजैक्शन कंसीडरेशन कुछ आपने कस्टमर को रीपे करनी है, कस्टमर को पे करनी है, तो आप इसको सिंपली क्या करोगे कि आप इसे अपने कॉन्ट्रैक्ट की ट्रांजैक्शन प्राइस से रिड्यूस कर दोगे। क्या ये समझ आता है हमें? सर ये तो रिश्वत है, कह सकते हैं रिश्वत है। अगर मैंने कंपनी के एमडी को अंडर द टेबल दिया कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिला के दो तो रिश्वत है, और वैसे ही मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट आया था फिर मैंने एज ए टोकन ऑफ अप्रिसिएशन दे दिया तो रिश्वत नहीं है भाई। फॉर एग्जांपल हमने आप लोगों से अभी या पिछले बैचेस में सबसे डिफरेंट कोर्सेज की फीस कलेक्ट की होगी। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि आईक्यू की सब उनकी लॉयल्टी है, वो काफी ज्यादा हमें मार्केट और प्रमोट कर रहे होते हैं ऑन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या ऑन डिफरेंट स्टूडेंट्स के सामने। तो हमने सोचा कि यार आईक्यू की एक पिकनिक अनाउंस होती है तो हम अपने एम्बेसडर्स को फ्री में लेके चले जाते हैं। तो ये एक तरीके से मैं अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को वैल्यू रिटर्न कर रहा हूं, तो कह सकते हो कि एक रिश्वत है, अच्छे अल्फाजों में रिवॉर्ड है। इन एनी वे इट इज अकाउंटेड फॉर एज अ रिडक्शन इन ट्रांजैक्शन प्राइस। तो सबसे पहला सिनेरियो कि अगर कस्टमर को कंसिडरेशन पे हो रही है तो आप इसे अपने ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट की ट्रांजैक्शन प्राइस से रिड्यूस कर दोगे। अनलेस पेमेंट इज इन एक्सचेंज फॉर गुड्स और सर्विसेज रिसीव फ्रॉम द कस्टमर। लेकिन आप ऐसा नहीं करोगे अगर कस्टमर को जो पेमेंट की जा रही है इसके बदले में कस्टमर से कोई गुड्स और सर्विस ली जा रहा है। क्या मतलब सर समझे नहीं? यहां सुनिएगा। केस बी, कॉन्ट्रैक्टर एग्रीड buy cement for construction from PCL for rupees 20 million. Fair value of cement is 20 million. ये एग्जाम्पल नंबर 2 बन गई। अब की बार कॉन्ट्रैक्टर ने इसी पावर सीमेंट से सीमेंट बाय करने का डिसाइड किया। कितनी की सीमेंट बाय की जा रही है? 20 मिलियन की। कितनी की बाय की जा रही है? 20 मिलियन की बाय की जा रही है। तो यहां भी पहले मैं इसके लिए कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं 100 मिलियन में, और इस कंस्ट्रक्शन में जो सीमेंट इस्तेमाल होगी वो मैं पावर सीमेंट से ही अपने कस्टमर से ही परचेज कर रहा हूं और उसके अगेंस्ट उसको 20 मिलियन दे दूंगा। तो अगर आप कस्टमर को कंसिडरेशन पे कर रहे हो उन गुड्स एंड सर्विसेज के लिए जो कस्टमर से आप रिटर्न में हासिल कर रहे हो, तो फिर आपके ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट की ट्रांजैक्शन प्राइस क्या होगी? 100 माइनस, तो फिर आपने ये वाला काम नहीं करना है। अभी सिर्फ पहली लाइन एक्सप्लेन कर रहा हूं। कंसिडरेशन पेबल टू द कस्टमर वुड बी अकाउंटेड फॉर एज अ रिडक्शन इन ट्रांजैक्शन प्राइस अनलेस
इट इज एन एक्सचेंज फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज परचेज फ्रॉम द कस्टमर। अगर मैं कस्टमर को पे कर रहा हूं क्योंकि कस्टमर से मतलब मैं कोई गुड्स एंड सर्विस ले रहा हूं, तो मुझे रिडक्शन वाला काम भी नहीं करना है। क्या ये समझा पा रहा हूं मैं सबको? वापस से प्रेजेंटेशन पे, इट इज अकाउंटेड फॉर एज रिडक्शन इन ट्रांजैक्शन प्राइस केस 1 unless payment in exchange for the goods and service received from the customer, case 2. However, if consideration paid is more than the fair value of goods and service received from the customer, difference is accounted for as a reduction in transaction price. अब इस पहले बुलेट में क्या कह रहा है, यहां देखिएगा, केस सी, contractor agreed to buy cement for construction from PCL for rupees 20 million, whereas fair value of cement is only 12 million. सेम कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्टर ने पावर सीमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, फैक्ट्री कंस्ट्रक्ट करके देगा 100 रुपए लेंगे, और इस कंस्ट्रक्शन के लिए मैंने सोचा सीमेंट भी इसी से परचेज करूंगा। अच्छा, चूंकि ये कस्टमर है, इसके साथ रिलेशनशिप भी बनाना है, तो मैं इससे 12 मिलियन की सीमेंट कितने की बाय कर रहा हूँ, 20 मिलियन की। और मुझे 12 मिलियन की सीमेंट 20 मिलियन की क्यों बाय करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट भी किया हुआ है ना। तो अब वो क्या कह रहा है, दैट डिफरेंस शैल बी अकाउंटेड फॉर एज अ रिडक्शन इन ट्रांजैक्शन प्राइस। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट की ट्रांजैक्शन प्राइस क्या होगी, तो 100 माइनस 20 माइनस 12, तो आ जाएगा 8 रुपए, और 100 में से 8 माइनस करोगे तो 90। यानी एक तरह से मैं जो 20 मिलियन दे रहा हूं, 12 मिलियन तो इसलिए दे रहा हूं क्योंकि सीमेंट खरीद रहा हूं, बाकी के जो 8 रुपए दे रहा हूं ओवर एंड अबव दे रहा हूं, उस 8 रुपए को मैंने अपनी ट्रांजैक्शन प्राइस से रिड्यूस कर दिया है। समझ आता है हमें? बस लास्ट सिनेरियो, थर्ड बुलेट, सेकंड बुलेट, if fair value of goods and service cannot be reliably determined, full amount is accounted for as a reduction in transaction price. अगर आप कस्टमर को कंसिडरेशन दे रहे हो, कस्टमर से गुड्स एंड सर्विस भी ले रहे हो, लेकिन कस्टमर से मिलने वाले गुड्स एंड सर्विस की फेयर वैल्यू मालूम ना हो सके, तो फिर आपने क्या करना है कि जितना अमाउंट भी आप पे कर रहे हो, आप उसे अपनी कॉन्ट्रैक्ट की टोटल प्राइसिंग से माइनस कर दोगे। क्या मतलब सर? यहां देखिएगा, केस ई, कॉन्ट्रैक्टर agreed to pay rupees 20 million to PCL against the help of workers of PCL in construction. Fair value of worker help is not determinable. सर लास्ट केस क्या बनाया हमने, कॉन्ट्रैक्टर और पावर सीमेंट के दरमियान फैक्ट्री कंस्ट्रक्ट करने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ 100 मिलियन में, लेकिन जब हमने फैक्ट्री की कंस्ट्रक्शन कर रहे थे तो हमारे पास कुछ मजदूर कम थे, तो हमने पावर सीमेंट के कुछ मजदूर को कंस्ट्रक्शन में काम करवा दिया, और इस काम करने के नतीजे में हमने पावर सीमेंट को 20 मिलियन वापस कर दिए। अब पावर सीमेंट के या कस्टमर के वर्कर्स ने मेरे लिए जितना काम किया, उस चीज की फेयर वैल्यू डिटर्मिनेबल नहीं है, तो फिर हमने इस केस में भी क्या करना है, सिंपली कि हम पूरा का पूरा 20 मिलियन अपने कॉन्ट्रैक्ट की ट्रांजैक्शन प्राइस से एडजस्ट कर रहे होंगे। क्या ये बातें समझ आती है? हमें कॉपी करें सर इसे। यहाँ देखें सर, मैं चारों केसेस को रिपीट करता हूं, केस डी होगा ना, और फिर एक और पॉसिबल सिनेरियो जो कि प्रेजेंटेशन में डिस्कस नहीं है लेकिन वो भी बन सकता है, उसको भी देख लेते हैं। सर सिंपल सा एक कॉन्ट्रैक्ट है कि कॉन्ट्रैक्टर ने पावर सीमेंट के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया, एक फैक्ट्री को कंस्ट्रक्ट करने के लिए 100 मिलियन की प्राइस एग्री हुई है। तो अगर सिंपल सिनेरियो में मैं पूछूं कि ट्रांजैक्शन प्राइस क्या है, तो वो 100 मिलियन है। अब हम कॉन्सेप्ट देख रहे थे कि कंसिडरेशन पेबल टू द कस्टमर, कि अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में आप कस्टमर को कोई कंसिडरेशन पे कर रहे हो, तो नॉर्मल सिनेरियो में वो कह रहा है कि अगर आप कस्टमर को कंसिडरेशन पे कर रहे हो, तो इसे आप अपने ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट की ट्रांजैक्शन प्राइस से
रिड्यूस कर दोगे, अकाउंट फॉर करोगे सर रिडक्शन इन ट्रांजैक्शन प्राइस। तो सिंपल से मैंने केस में देखा कि हमने इस कॉन्ट्रैक्ट में पावर सीमेंट को एज अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन 5 मिलियन पे करने के लिए एग्री हुआ है। तो चूंकि 100 मिलियन में रिसीव कर रहा हूं, 5 मिलियन में पे कर रहा हूं, यानी कि इफेक्टिवली मैं नेट 95 मिलियन रिसीव कर रहा हूं। तो 95 मिलियन इज द कॉन्ट्रैक्ट ट्रांजैक्शन प्राइस 100 - 5। केस 2 कहता है कि अगर आप अपनी इस कंसिडरेशन पेबल टू द कस्टमर को एज अ रिडक्शन इन ट्रांजैक्शन प्राइस कंसिडर नहीं करोगे, अगर आप कंसिडरेशन पे कर रहे हो कस्टमर को, बदले में कस्टमर से कोई गुड्स एंड सर्विस रिसीव कर रहे हो। केस 2 हमने देखा, हमने केस 2 में ये देखा कि हम कस्टमर यानी कि पावर सीमेंट को ही 20 मिलियन पे कर रहे हैं, लेकिन एक वजह से, किस वजह से, कि हम पावर सीमेंट से 20 मिलियन की सीमेंट खरीद रहे हैं। तो अब इस 20 मिलियन को हमें अपनी ट्रांजैक्शन प्राइस को रिड्यूस करने की जरूरत नहीं है, 100 रुपए ट्रांजैक्शन प्राइस बन गई। फिर कहता है कि अगर आप कस्टमर को कंसिडरेशन पे कर रहे हो बदले में गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, लेकिन आपकी कंसिडरेशन कस्टमर से मिलने वाले गुड्स एंड सर्विसेज की फेयर वैल्यू से ज्यादा है, तो जितना आप एक्सेस पे कर रहे हो, जितना आप ज्यादा पे कर रहे हो, उससे अपनी कॉन्ट्रैक्ट की ट्रांजैक्शन प्राइस रिड्यूस कर दोगे। केस सी, मैं कस्टमर को 20 मिलियन पे करने के लिए एग्री हुआ, बदले में मैं कस्टमर से 12 मिलियन की सीमेंट खरीद रहा हूं। तो इसका मतलब है कि मैं 8 मिलियन एक्सेस पे कर रहा हूं, तो जितना मैं एक्सेस पे कर रहा हूं, इसे मैंने अपनी कॉन्ट्रैक्ट की ट्रांजैक्शन प्राइस से रिड्यूस कर दिया 92 रुपए में ट्रांजैक्शन प्राइस। और लास्ट केस में कहता है कि आप कस्टमर को पे कर रहे हो, कस्टमर से गुड्स एंड सर्विस भी रिसीव कर रहे हो, लेकिन कस्टमर से जो गुड्स एंड सर्विस रिसीव कर रहे हो उसकी फेयर वैल्यू डिटरमिनेबल नहीं है। तो फिर सिंपली हमें क्या करना है कि जितना भी मैं कस्टमर को पे कर रहा हूं उसे मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस से रिड्यूस कर दूंगा। क्या ये बात समझ आती है हमें? अब ये तो 4 वो एग्जांपल्स बनाई जो आपके सामने प्रेजेंटेशन में बातें लिखी थी, उसी के ऊपर एग्जांपल्स बनाती। ऐसा भी तो हो सकता है कि हम एक और केस क्रिएट करें, केस सी, कस्टमर एग्रीड टू बाय सीमेंट फॉर द कंस्ट्रक्शन फ्रॉम पावर सीमेंट फॉर 20 मिलियन एंड फेयर वैल्यू ऑफ द सीमेंट इज 25 मिलियन, या 20 मिलियन से ज्यादा। अब इस केस में, इस केस ई को जरा देखें और जरा डिटरमाइन करें कि हमारे ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट की ट्रांजैक्शन प्राइस क्या होगी। 105, 95, 120, 125। सर हमारे कॉन्ट्रैक्ट की ट्रांजैक्शन प्राइस होगी 105। कैसे? आप कस्टमर को 20 मिलियन दे रहे हो और 25 मिलियन की सीमेंट खरीद रहे हो, यानी कि इसमें से मैं यूं कह सकता हूं कि 20 मिलियन की सीमेंट तो मैं एक तरीके से बाय कर रहा हूं, लेकिन आपको सीमेंट 5 मिलियन की ज्यादा मिल रही है। तो जो 5 मिलियन की सीमेंट ज्यादा मिल रही है वो एक तरीके से नॉन कैश कंसीडरेशन बन गई आपकी, यानी कि ओरिजिनली कंस्ट्रक्शन को करने के लिए आपको 100 मिलियन कैश मिलेगा और 5 रुपए की सीमेंट भी मिलेगी नॉन कैश कंसीडरेशन की फॉर्म में। तब हमारे ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट की ट्रांजैक्शन प्राइस कितनी होगी? 0। क्या ये समझ आता है? मैं कॉपी करें इसे तो फिर एक सवाल देखते हैं। सर अपने पास प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 11 पर आए, लीक करता हूं सर, आप लोग सॉल्व कीजिए कैसे। क्वेश्चन नंबर 11, कंसीडरेशन पेबल टू द कस्टमर IFRS 15 की इलस्ट्रेटिव एग्जांपल नंबर 32 है। ये कहता है an entity that manufactures consumer goods entered into a 1-year contract to sell to a customer that is a large global chain of stores, retail stores. The customer commits to buy at least 15 million of the product during the year. The contract also requires the entity to make a non-refundable payment of 1.5 million to the customer at the inception of the contract. This rupees 1.5 million payment will compensate the customer for the changes it needs to make in its shelving to accommodate the entity's product. During the first month, the entity sold goods worth 2 million to the customer. एक कंपनी है जो कि कंज्यूमर गुड्स मैन्युफैक्चर करती है, उसका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ किसी कस्टमर के साथ। कस्टमर ने हमसे प्रॉमिस किया है, कमिट किया है कि वो पूरे साल में हमसे कम से कम 15 मिलियन के गुड्स बाय करेगा। हमने एग्री किया है कि हम इसको कॉन्ट्रैक्ट के इंसेप्शन पे 1.5 मिलियन पे करेंगे। और इसको 1.5 मिलियन क्यों पे कर रहे हैं? क्योंकि उसे अपनी दुकान में कुछ शेल्फिंग वगैरह करानी पड़ेगी हमारे कॉन्ट्रैक्ट की प्लेसमेंट के लिए। पहले महीने में कस्टमर ने हमसे 2 मिलियन के गुड्स बाय किए हैं। जनरलाइज द अबव। जरा सॉल्व करते हैं सवाल को खुद से। यहां देखिएगा सर, अब इस सवाल में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11, इलस्ट्रेटिव एग्जांपल नंबर 32।
हमने कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, जिस कॉन्ट्रैक्ट के तहत वो पूरे साल में हमसे 15 मिलियन के गुड्स बाय करेगा, और हम कॉन्ट्रैक्ट के इंसेप्शन पे कस्टमर को 1.5 मिलियन पे कर रहे हैं, और पहले महीने इसने हमसे 2 मिलियन की गुड्स खरीदी। यानी कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है इसमें एग्रीड या एक्सपेक्टेड कंसिडरेशन कितनी है? 15 मिलियन, और बदले में हम इसको 1.5 मिलियन पे कर रहे हैं। तो जब हमारे पास कंसिडरेशन पेबल टू कस्टमर हो तो हम इसका क्या करते हैं कि हम इसे अपने कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस से रिड्यूस कर देते हैं। तो यानी कि अगले एक साल में जब वो मुझसे 15 मिलियन के गुड्स बाय करेगा तो इफेक्टिवली मैं 15 मिलियन नहीं बल्कि 13.5 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट करूंगा। ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट की ट्रांजैक्शन प्राइस है। अब हुआ ये कि हमने कस्टमर को डे 1 पे 1.5 मिलियन पे कर दिए, तो हमारे पास डे 0 पे कैश क्रेडिट हुआ 1.5 से। डेबिट क्या होगा? एडवांस टू कस्टमर। सर नॉन रिफंडेबल है ना? यस नॉन रिफंडेबल है, लेकिन ये कोई फौरन से ही एक्सपेंस नहीं है। इस नॉन रिफंडेबल पेमेंट के अगेंस्ट आपको अगले 12 महीनों तक 15 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट करना है, या अगले 12 महीनों तक 15 मिलियन की आपकी सेल्स कंफर्म्ड हो रही है। यानी कि हर 15 मिलियन में से जैसे जैसे वो बाय करता रहेगा आप इस 1.5 में से थोड़े थोड़े अमाउंट का बेनिफिट एक तरीके से एंजॉय करते रहोगे। तो हमने डे 1 पे एडवांस टू कस्टमर 1.5 डेबिट, कैश क्रेडिट 1. अब जब हमारे पास मंथ एंड आया तो मंथ एंड पे इसने हमसे 2 मिलियन के गुड्स बाय किए, तो हमने कैश डेबिट किया होगा 2 मिलियन, रेवेन्यू क्रेडिट कर देंगे 2 मिलियन से। नहीं सर, अगर 15 मिलियन की सेल्स में एक्चुअली रेवेन्यू 13.5 का है तो 2 मिलियन की सेल्स में कितना रेवेन्यू होना चाहिए? प्रोपोर्शनेट कर ले जरा इसको इन दोनों में। $1.875, तो डिफरेंशियल कितना बन रहा? 0.125। यानी कि अगर हमारे पास 2 मिलियन का कैश आया अगेंस्ट द सेल तो मेरा रेवेन्यू 2 मिलियन से क्रेडिट नहीं होगा। रेवेन्यू कितने से क्रेडिट होगा? 1.8 से। 1.8 राउंड फिगर आ रहा है, देख लो। हाँ वैसे 1.8 ही होगा, 1.5 इसका 10% है ना, तो 2 का 10% 0.2 ही होगा। तो हमारे पास रेवेन्यू क्रेडिट होगा 1.8 से, और हमारे पास जो हमने एडवांस रिकॉर्ड किया है ये अब थोड़ा थोड़ा करके कम होता जाएगा। देखिए अगर हमारे कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन पेबल टू द कस्टमर है तो हम इस कॉन्ट्रैक्ट इस अमाउंट को अपनी कॉन्ट्रैक्ट की ट्रांजैक्शन प्राइस से रिड्यूस कर देते। यूं समझो कि अगर आज एक साथ ये मुझसे 15 मिलियन के गुड्स खरीदता और मैं इसे 1.5 रिफंड कर रहा हूं तो मेरे कॉन्ट्रैक्ट का नेट रेवेन्यू कितना है? 13.5। ये समझ आता है हमें? अब ये काम एक दिन नहीं हो रहा, ओवर द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स होगा। यानी कि 15 रुपए के टोटल रेवेन्यू में 10% हम रिफंड करेंगे, 90% हमारा रेवेन्यू बनेगा। ऐसा ही हो रहा है। 15 मिलियन के रेवेन्यू में, 15 मिलियन की टोटल प्राइस में 10% हम उसको रिफंड कर रहे हैं, 90% हमारा रेवेन्यू बन रहा है। अगर तो ये काम एक ही दिन हो रहा होता तो मैं क्या करता? कैश डेबिट 15 मिलियन, कैश क्रेडिट 1.5 मिलियन, कैश डेबिट जो कस्टमर से रिसीव किया, कैश क्रेडिट जो कस्टमर को पे किया, और 3.5 मिलियन से रेवेन्यू क्रेडिट कर देते। अगर ये काम एक ही दिन हो जाता, ये काम हो रहा है ओवर द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। तो मुझे इतना पता है कि हर महीने या हर पीरियड, हर रेगुलर इंटरवल पे जितनी भी उसको सेल्स कर रहा हूं उसका 10% एक तरीके से कंसिडरेशन पेबल टू द कस्टमर है और 90% इफेक्टिवली रेवेन्यू है। पहले मैंने उसे जो पे किया उसे एक एसेट क्रिएट कर दिया, एडवांस टू कस्टमर डेबिट कैश क्रेडिट। अब जैसे जैसे मैं सेल्स करता जा रहा हूं, 2 मिलियन की सेल्स की, 2 मिलियन आया, 90% रेवेन्यू है, 10% कंसिडरेशन पेबल टू द कस्टमर है जो मैंने ऑलरेडी एडवांस रिकॉर्ड किया। तो कैश डेबिट 90% से रेवेन्यू क्रेडिट, 10% से एडवांस टू द कस्टमर क्रेडिट कर दिया है। क्या ये समझ आता है? मैं कॉपी कर लें इसे।